जो थोड़ी देर पहले बात चल रही थी ना कि आत्मा मन को आदेश देता है, मन आंख से कहता है कि वो फलाना चित्र देखो, फिर आंख देखती है, आंख वहां तक जाती है, उस वस्तु तक कनेक्ट होती है, संबंध जोड़ती है, फिर वो फोटो खींचती है उसकी घड़ी की। मान लो टाइम देखना है, उदाहरण के लिए आपको टाइम देखना है, वो सामने दीवार पे घड़ी लगी है, तो आत्मा की इच्छा हुई कि भाई मुझे टाइम देखना है, टाइम बताओ कितना है। उसने मन से कहा भाई टाइम दिखाओ, मन ने आंख को बोला टाइम दिखाओ, आंख फिर उस तरफ गई, उससे कनेक्शन जोड़ा घड़ी से, और घड़ी का फोटो खींच के वो मन के पास लाई। तो वो जो मन में फोटो छपी घड़ी की कि 9:25 हो रहे हैं, ठीक है, जब घड़ी को देखा और पता चला 9:24-25 हो रहे हैं, ये फोटो मन में आई और मन में छपी, तो आत्मा ने फिर उसको देखा कि हाँ 9:25-24-25 हो रहे हैं। ऐसे आत्मा को जानकारी होती है। तो इसमें जानकारी की प्रक्रिया बताइए, प्रोसेस, कि इस तरह से जानकारी होती है। सूत्र को देखिए, चितेह अप्रतिसंक्रमाया, चिति शक्ति जो चेतन आत्मा है, चिति शक्ति उसको चेतन शक्ति कहते हैं, वो अर्थात आत्मा। अप्रतिसंक्रमाया, ये वस्तु की ओर गति नहीं करती, संक्रमण गति, अप्रतिसंक्रमण गति नहीं करती। आत्मा निकल के शरीर से घड़ी तक नहीं जाएगा, आत्मा शरीर में ही रहेगा, ठीक है। घड़ी यहां से 50 फीट की दूरी पर है, तो आत्मा 50 फुट आंख से बाहर निकल के घड़ी तक नहीं जाएगा, वो अंदर ही रहेगा। इसलिए कहा अप्रतिसंक्रमाया, जो शरीर से निकल के बाहर नहीं जाता, वो अपने नौकरों को काम दे देता है। आत्मा का पहला नौकर है मन, तो आत्मा ने मन को आदेश दिया टाइम पता लगाओ। फिर मन के बाद दूसरा नौकर है आंख, फिर मन ने आंख को बोला, जैसे कंपनी के मालिक ने मैनेजर को बोला, और मैनेजर ने फिर स्टाफ के कर्मचारी को बोला जाओ पानी लेकर आओ। मैनेजर थोड़ी पानी लाएगा, वो अपने नीचे वाले स्टाफ को बोलेगा जाओ पानी लेकर आओ। तो आत्मा जो है वो कंपनी का मालिक समझ लीजिए, मन उसका मैनेजर समझ लीजिए, और आंख को उसका स्टाफ समझ लीजिए, कर्मचारी। तो जैसे पानी लेने कर्मचारी गया था, इसी तरह से आत्मा ने मन को कहा, मन ने आंख को कहा, आंख फिर गई वहां फोटो खींचने घड़ी का, टाइम का पता लगाने के लिए कि देखो कितना बजा है। तो आंख ने देखा, उस वस्तु से कांटेक्ट किया, और फिर वहां का फोटो खींचा, 9:25 हो रहे हैं, वो फोटो ला करके मन में छाप दिया आंख ने वहां का कि लो जी इतना बजा है। अब जब वो मन में फोटो छप गई, तो जैसे कर्मचारी पानी ले आया, उसने मैनेजर को दिया, मैनेजर ने बॉस को दिया, मालिक को दिया, तो मन ने आत्मा को परोस दिया, लो जी 9:25 हुए, आपने कहा था टाइम देखो, लो देख लिया इतना बजा है। ऐसे प्रक्रिया चलती है, ठीक है। अब सूत्र के शब्द देखिए, जो चिति शक्ति अप्रतिसंक्रमा है, जो घड़ी तक चल कर नहीं जाती, तद आकारा पत्तौ, उसकी फोटो मन में प्राप्त होने पर, घड़ी की फोटो जानकारी मन में आती है इंद्रियों से, इस तरह से जो यहाँ प्राप्त होती है मन में, फिर स्वबुद्धि संवेदनम, फिर जो फोटो मन में आती है वो फिर आत्मा में, उसकी जानकारी आत्मा को हो जाती है, आत्मा उसको देखता है, तो उसको पता चल जाता है। स्वबुद्धि आत्मा का जो ज्ञान है, तो उसको जानकारी होती है, संवेदनम जानकारी होती है। तो आत्मा को ये जानकारी हो जाती है घड़ी में 9:25 हो रहे हैं, ऐसे होती है। तो इस सूत्र में बताया आत्मा कहीं नहीं जाता, मन भी शरीर से बाहर नहीं जाता, बाहर का काम इंद्रियां करती हैं, अंदर का काम मन करता है। ये दोनों आत्मा के नौकर हैं, मन अंतःकरण है, इंद्रियां बाह्यकरण है, वो बाहर काम करती हैं। अब बाहर एक बम फूटा दिवाली पर, बच्चे बम फोड़ते हैं ना, शोर मचाते हैं जोर से, सुतली बम फोड़ा किसी ने, तो वो आवाज कान में आ गई इंद्रिय में, तो कान इंद्रिय ने उस ध्वनि को पकड़ लिया और उसकी सूचना मन को दे दी कि भाई ऐसे जोर से बम फटाका फूटा है, ऐसा जोर का धमाका हुआ है,
वो शब्द की जानकारी मन को दे दी, तो जैसी मन में आएगी वैसी आत्मा को पता चलेगी। वो दोनों की जानकारी सेम। अगर बम फूटा है तो बम की आवाज पता चलेगी, अगर कार का हॉर्न बजाए तो कार की हॉर्न की आवाज की उसी की वही आवाज का पता चलेगा कि ये तो हॉर्न बज रहा है। और कोई टक्कर हो गई दो गाड़ियों की, तो उस टक्कर से जो ध्वनि होगी वो उस तरह की कान में आएगी, उस तरह की मन में आएगी, उसी तरह की आत्मा को पता चलेगी कि यहां कोई टकराई है दो चीजें। इस तरह से सामने लाल रंग का दृश्य है तो आंख उसको लाल लाल फोटो को खींचेगी और मन में लाल लाल छाप देगी, और आत्मा जब देखेगा तो लाल लाल दिखेगा, जैसी फोटो आई वैसा दिखेगा। यह है स्वबुद्धि संवेदना। बोलिए। है मन कहीं बाहर नहीं जाता, ये हम बोल देते हैं तन में मनो शिव संकल्पमस्तु यद जाग्रतो दूर मुदयति दैवम। मेरा मन जो जागते हुए दूर दूर भागता है, वो सुप्त तदु सुप्तस्यापि, वो सोते समय भी भागता रहता है, सपने में भी दूर दूर चला जाता है, अमृतसर बंबई दूरंगमम। तो उसका अर्थ है ये दूर जाने के समान व्यवहार करता है, दूर जाता नहीं है। हमें ऐसा लगता है जैसे मन बंबई पहुंच गया हो। लालचंद जी बंबई जाते रहते हैं। अब आप आंख बंद करो और चौपाटी का सीन देखो, फटाफट दिखेगा आपको। आपको लगेगा जैसे मेरा मन बंबई पहुंच गया, आपको ऐसा लगेगा, जबकि मन अभी बंबई गया नहीं है, मन तो शरीर में ही है। बंबई का जो फोटो का संस्कार आपके मन में है, वो संस्कार यहां जाग गया। उस संस्कार के जागने से आपको वो बंबई की स्मृति सामने स्क्रीन पे दिख रही है, मन की स्क्रीन पे वही चित्र यहां दिख रहा है। समुद्र दिख रहा है, लहरें दिख रही हैं, पत्थर दिख रहे हैं बॉम्बे चौपाटी पे, ये सारा सीन आपको यहीं दिख जाएगा। पर आपको लगेगा ऐसे जैसे आपका मन बंबई पहुंच गया हो, ऐसा लगता है, जबकि जाता नहीं है। न्याय दर्शन में इस पर एक प्रसंग आया कि जब व्यक्ति कोई चीज का स्मरण करता है तो स्मरण करते समय मन शरीर में ही रहता है या उससे बाहर निकल जाता है? तो उत्तर दिया कि शरीर में ही रहता है, बाहर नहीं जाता। बोले क्यों नहीं जाता? लगता तो ऐसा है जैसे मन बाहर निकल गया हो, बंबई चला गया हो, जयपुर चला गया हो, ऐसा लगता है। तो बोले, उसका उत्तर दिया, यदि मन शरीर से बाहर निकल जाए तो आपका ये शरीर धड़ाम से गिर पड़ेगा, आप यूं सीधे नहीं खड़े रह पाएंगे। ये वहां पर उत्तर दिया। हाँ, मन का एक प्रयत्न है जिसको धारक प्रयत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, मन के कई सारे काम हैं। उसके कार्यों में एक काम ये भी बताया न्याय दर्शन में कि मन जो है वो शरीर को धारण किए रखता है, ठीक ठाक आदमी को स्थिर खड़े रखता है। बैठे हैं तो बैठाए रखेगा, खड़े हैं तो खड़े रखेगा। अगर मन शरीर से बाहर निकल गया तो मन का जो सपोर्ट मिल रहा था शरीर को ठीक ठाक खड़ा करने का, वो सपोर्ट नहीं मिलेगा, और उस सपोर्ट के अभाव में वो शरीर धड़ाम से गिर पड़ेगा। ये लिखा है वहां। और स्मृतियां पता नहीं कहाँ कहाँ की आती हैं, वो सब ऐसे ही लगता है कि मन चेन्नई पहुंच गया समुद्र किनारे, कभी बंबई पहुंच गया, कभी कलकत्ता पहुंच गया, कभी भुवनेश्वर, कभी लुधियाना, कभी चंडीगढ़, कभी बंगलोर। ऐसा लगता है मन पता नहीं कहाँ कहाँ भागता है। मन कहीं नहीं भागता है, भागता प्रतीत होता है बस। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें प्रतीत होती हैं पर वास्तव में वैसी होती नहीं है। ऐसी हमको प्रतीति होती है, और हम ऐसी बहुत सी भाषा भी बोलते हैं जबकि वो वास्तविक भाषा नहीं होती है, पर बोलते हैं और वो चलती है, व्यवहार में स्वीकृत है, कोई उस पर आपत्ति भी नहीं उठाता है। आप कहते हैं चलो चलो बोरीवली आ गया, बोरीवली आया था या ट्रेन आई थी, फिर सारे बोलते हैं बोरीवली आ गया। फिर कहते हैं अंधेरी कब आएगा? अरे दादर कब आएगा भाई? है अब तक दादर नहीं आया। दादर थोड़ी आएगा, ट्रेन आएगी। तो बोलते सब यही है कि दादर कब आएगा, है बॉम्बे सेंट्रल कब आएगा। तो ये चलता है, भाषा व्यवहार में चलता है, पर ये वास्तविकता नहीं है। जी बोलिए, हो गया क्लियर? बोलिए। ठीक है। उतनी स्पीड से मन भी उसका चल रहा है। इस बात को कैसे समझेंगे? ऐसे समझेंगे,
यदि ड्राइवर 80 किलोमीटर की स्पीड पे कार चला रहा है, तो जो कार चल रही है आगे 20 मीटर, 30 मीटर पे, 50 मीटर पे स्पीड ब्रेकर है, तो ड्राइवर को स्पीड ब्रेकर का कार के वहां पहुंचने से पहले पता चलना चाहिए या पहुंचने के बाद पहले पता लगना चाहिए। तो ड्राइवर सावधान रहता है, वो दूर तक देखता है सड़क, आगे कोई स्पीड ब्रेकर तो नहीं है, कोई गड्ढा तो नहीं है, कोई कुत्ता तो नहीं आ रहा है, कोई आदमी सड़क पार तो नहीं कर रहा है। वो दूर का सीन पहले देखता है यहाँ, और फिर उस सीन को देखकर उस हिसाब से गाड़ी चलाता है। अगर उसको ये लग रहा है कि आगे 2-4 बच्चे बैठे हैं रोड के ऊपर, वो खेल रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वो गाड़ी पे ब्रेक लगाना शुरू कर देगा कि ये बच्चे तो बेचारे अबोध हैं, ये हॉर्न सुन के भी पता नहीं हटे ना हटे, कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए वो पहले से ब्रेक लगानी शुरू कर देगा। तो हमारे इस व्यवहार से ये पता चलता है कि ड्राइवर कार के पहुंचने से पहले वो दूर की चीज पहले से देख के समझ कर उस हिसाब से कार को चलाता है। कार रोड सारी क्लीन है, साफ सुथरी है, तो स्पीड चलाएगा। कोई बाधा दिख रही है तो पहले से ब्रेक लगाएगा। इससे क्या पता चला कि उसका दिमाग कार से तेज चलता है, कार के वहां पहुंचने से पहले वो दूर की बात पहले समझ लेता है, तभी कार को ठीक चला सकता है। क्यों प्रफुल्ल जी, ठीक है ना। अब एक व्यक्ति पायलट है, वो विमान उड़ाता है, 1000 किलोमीटर की स्पीड से चलता है विमान, और फाइटर प्लेन और तेज चलते हैं, 2000-3000 की स्पीड वाले भी हैं। तो जो व्यक्ति कार को चला रहा है उसका दिमाग कार की स्पीड से तेज चलना चाहिए, तब कार ठीक चला पाएगा। नहीं तो कार ठुक जाएगी, बाद में सोचेगा ये क्या हुआ। अगर दिमाग स्लो हो तो कार पहले पहुंचेगी और दिमाग बाद में पहुंचेगा, तो तब तक तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और कोई भी कार चलाने वाला बहुत सावधानी से चलाता है और वो पहले से देख लेता है और वहाँ एक्सीडेंट नहीं ठोकता। तो इस सारी विवरण से ये पता लगा कि ड्राइवर का दिमाग गाड़ी से तेज होना चाहिए। अब जो फाइटर प्लेन उड़ाता है उस पायलट का दिमाग फाइटर प्लेन की स्पीड से तेज होना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि दिमाग की स्पीड बहुत तेज है और मन उसका एक सहयोगी अवयव है। मन और दिमाग दोनों मिलके काम करते हैं। मन का ये कार्यालय है ब्रेन का एक हिस्सा, जिस हिस्से में मन का कनेक्शन है, तो वो सोचने चिंतन करने का जो ब्रेन में एरिया है, मन का कनेक्शन उससे, सोचना, विचार करना, ऊहा करना, स्मृति करना, ये सारे रोल जिस एरिया से होते हैं ब्रेन के, मन का कनेक्शन उससे, वो इसका ऑफिस है, ब्रेन वाला हिस्सा। तो ये दोनों मिलके काम करते हैं, तब व्यक्ति ठीक तरह से सोच पाता है, विचार कर पाता है, योजना बना पाता है और आगे की बात समझ पाता है कि आगे क्या होने वाला है, मुझे ब्रेक लगानी चाहिए। हाँ, तो इस तरह से पता चलता है मन की गति बहुत तेज है और ब्रेन उसके साथ मिलके काम करता है, तो दुर्घटना होने से बचा लेता है ड्राइवर, पायलट। ये बात। अच्छा, अब मन की इतनी तेज स्पीड है कि वो इतने बढ़िया स्पीड वाले, हाई स्पीड वाले विमान को भी कंट्रोल करता है, पर मन भी तो जड़ है। जैसे रॉकेट जड़ है, रॉकेट को पायलट चला रहा है, तो पायलट की स्पीड रॉकेट से ज्यादा है, तभी वो रॉकेट को ठीक कंट्रोल कर पा रहा है। अब रॉकेट को कौन कंट्रोल कर पा रहा है? मन। पर मन भी तो रॉकेट की तरह जड़ पदार्थ है, उसको कौन कंट्रोल करेगा? चेतन आत्मा। तो अब बताओ, चेतन आत्मा की स्पीड मन से भी तेज है। माननी पड़ेगी, नहीं तो वो मन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। माननी पड़ेगी। हाँ, कंट्रोलर की शक्ति ज्यादा होनी चाहिए, तभी दुर्घटना से बच पाएगा, नहीं तो ठोक देगा एक्सीडेंट। तो आत्मा की गति मन से भी तेज है, तभी वो मन की चित्त वृत्ति निरोधा, तभी तो वृत्ति को निरोध कर पाएगा। अगर उसकी स्पीड नहीं है तो वृत्ति निरोध नहीं कर पाएगा, समाधि नहीं लगा पाएगा। और यहां तो सारा दर्शन कह रहा है, योगश चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोको, मन को कंट्रोल करो। तो उसके लिए एनर्जी भी चाहिए, टेक्निक भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए, तब उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप विमान को तभी कंट्रोल कर सकते हैं उसको चलाने की टेक्निक भी हो और चलाने की योग्यता, क्षमता भी हो, ताकत भी हो।
जो आदमी बिस्तर पे पड़ा 104 डिग्री बुखार में, वो तो पायलट नहीं चला नहीं पाएगा ना विमान को। तो एनर्जी भी ठीक ठाक हो और टेक्नोलॉजी भी हो, इसको कैसे चलाना है। ट्रक चलाने की टेक्नोलॉजी भी होती है और ताकत भी होती है, दोनों ठीक होती हैं तो ट्रक चलता है। कोई भी गाड़ी चलानी हो टेक्नोलॉजी भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए। तो आत्मा जो मन को चलाता है, कंट्रोल करता है, उसके पास वो टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। अब लोगों के पास टेक्नोलॉजी है नहीं, शक्ति तो है थोड़ी बहुत, मन को चलाने की शक्ति तो है, पर टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए वो मन के ऑपरेशन में फेल है, मन को ठीक से नहीं चला पा रहे। फिर वो गीत बनाते हैं, दिल है कि मानता नहीं। इसलिए तो बनाना पड़ा कि दिल है कि मानता नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी है ही नहीं, दिल को कैसे कंट्रोल करें, सीखा नहीं। बोलिए। हाँ, निमित्त से आती हैं, निमित्त से आती हैं। उसको भगवान ने मन ऐसा दिया, बुद्धि ऐसी दी, शरीर ऐसा दिया, इंद्रियां ऐसी दी, और खाना पीने की वस्तुएं पंच महाभूत बनाए, फल फूल शाक सब्जी बनाए। इन सारी चीजों से आत्मा को एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी को और अपनी चेतना को, दोनों को जोड़कर फिर वो कंट्रोल करता तो कर सकता है। अगर ये सारी नैमित्तिक शक्तियां उससे छीन ली जाए तो पत्थर की तरह बेहोश, पत्थर की तरह पड़ा रहेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा मैं हूं भी या नहीं हूं। जैसे प्रलय में आत्मा बेहोश पड़ा रहता है, उसे कुछ पता नहीं है, चेतन होते हुए भी बेहोश पड़ा रहता है, वो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं कर सकता। अपनी शक्ति बहुत कम है, बाहर की शक्तियां लेके फिर वो एक्टिव हो जाता है, फिर चुस्त हो जाता है, फिर सारे काम करता है। ऐसा ही मुक्ति में होता है। मुक्ति में ये शक्तियां तो यहीं छूट जाती हैं। ईश्वर अपनी शक्ति देता है तब होश में आता है। अगर ईश्वर भी ना दे और प्रकृति की साधन भी ना हो तो फिर बेहोश जी, तब कुछ नहीं भोग पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, फिर प्रलय जैसी स्थिति हो जाएगी, बेहोश। ठीक है।